ये जो बीजेपी और कांग्रेस, इनको केवल मुद्दे चाहिए राजकारण करने का। जैसा कि अंबाझरी का मुद्दा है, इन्होंने एक वर्षों से हमारे आंदोलन किया है, एक वर्षों से लगातार एक वर्षों से आंदोलन किया है, मगर इन्होंने केवल राजकारण करने का आरोप लगे गरुड़ा कंपनी बिल्कुल गरुड़ा कंपनी आपके विधानसभा से खड़े हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अपक्ष से लड़ रहे हैं वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए। अगर चाहते तो ये जो 20 एकड़ का जो, अरे भैया तेरे पास अगर 43 एकड़ जमीन लिस्ट पे तो दे देना 20 एकड़। एक आदिवासी भवन का भी एक बिल्कुल वो भी मामला है अपना बिरसा मुंडा जी का जो ये था पुटारा के तलब का, वो भी था उनका, मगर उनकी चाहत ही नहीं है। ये केवल दिखावे के लिए महापुरुषों का नाम लेते हैं और उनके जो लोग हैं उनसे वोट की राजनीति करते हैं। और ये जो भी प्रकरण हुआ अंबाझरी का जो प्रकरण हुआ है, क्या हवा ने तोड़ दी थी एक समाज भवन? अरे भैया आप सीधा बोलो ना कि हम खुलकर करना आना था कि नहीं, हम यहाँ पर आपको समाज भवन बना के देंगे और 20 एकड़ में बना के देंगे और यहाँ पर बड़ा स्मारक तो बनेगा। कांग्रेस और बीजेपी की भूमिका क्या है उसमें? अरे भाई कांग्रेस और बीजेपी वो पहले ही कह चुका हूँ, दोनों एक ही है, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। विदर्भ का सत्ता संग्राम, आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल भालेराव। महाराष्ट्र में एक गर्मजोशी से जब से चुनाव का माहौल बना है तो हम उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि प्रकाश गजभिये जी है, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार पश्चिम नागपुर से आते हैं। आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। हम देखते हैं कि पश्चिम नागपुर जिले की 12 विधानसभा में से एक अमीर विधानसभा में आती है। बिल्कुल अमीरी के साथ यहाँ पर स्लम का भी एक बहुत बड़ा एक एरिया हम देखते हैं, पहाड़ों से लगा हुआ एरिया है। चाहे 2014 का इलेक्शन हो या फिर हम देखते हैं कि 2019 का इलेक्शन हो, बीएसपी यहाँ एक यानी क्रांति के तरीके से तीसरे नंबर पे रही है। बिल्कुल और चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। 2014 में बीएसपी ने 15,000 वोट ले ली जब यहाँ से अहमद केदार जी खड़े थे 2014 में, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 2019 में तकरीबन 9,000 वोट जी अफजल साहब जब थे, फारूक अफजल साहब, और आज आप प्रकाश गजभिये जी 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी तीसरे नंबर से दूसरे और पहले नंबर में आने में वक्त नहीं लगेगा। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आप? भाई देखो, ये जो पश्चिम नागपुर का जो मतदार संघ है, ये बड़े ही रसूखदार और रईसों का एरिया है। उतना ही प्रकार से उसी प्रकार से ये गरीबों का भी दबका है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने जो गरीब दबके का जहाँ पर स्लम एरिया है और यहाँ का जो दलित बस्ती है या झोपड़पट्टी एरिया है, इन्होंने आज तक वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। ना वहाँ के रोजगार, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, उनके बारे में कभी विचार नहीं किया। और वहाँ की जनता आज भी तस की मस है। आप वहाँ पर जाकर देखिए कि वहाँ पर कितनी गंदगी है, लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। ना वहाँ पर पानी की व्यवस्था है ढंग से, ना सड़क है, ना बिजली है। आज भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कि गरीबी क्या होती है। आपको जैसे कि धर्मपेट वसंतराव नाइक झोपड़पट्टी, गड्डी गोदाम हो गया, तुम्हारा विजयनगर छावनी का एरिया हो गया, पांड्राबोड़ी सुदाम नगरी का हो गया, ऐसे तमाम, और हजारी पहाड़, भीषणगोरी, ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ पर विकास के नाम से केवल और केवल मात्र लिपा पोती हुई है। पर आप जिन झोपड़पट्टियों का नाम ले रहे हैं, साथ ही साथ भेरामजी टाउन जैसा एक रईस एरिया, जाफर नगर जैसा एरिया, सिविल लाइन जैसा एरिया, ये एरिया हमेशा पत्रकार और मीडिया में छाया रहता है। पर जिन झोपड़पट्टियों का आप नाम ले रहे हैं, क्या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। देखिए, इन्होंने सिर्फ अभी आपने जैसा कि सिविल लाइन का ये नाम लिया, गोकुलपेट, धर्मपेट, जाफर नगर, ये जो एरिया है जहाँ पे रईस लोग रहते हैं, केवल इन्होंने उन्हीं लोगों का काम किया है। अन्यथा उन्होंने गरीब और दबके लोगों के झोपड़पट्टियों का कभी काम नहीं किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की आवाज़ को लेकर मैं यहाँ पर मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ, और मैं अगर चुन के आता हूँ तो मैं निश्चित ही उन लोगों के लिए काम करूँगा। मैं सभी तबके के लोगों के लिए काम करूँगा, ये मेरा वादा है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने केवल लिपापोती का काम किया है। आज हम बात करेंगे कि भैया यहाँ पर विकास जो बोलते हैं कि विकास ने जो काम किया है मात्र केवल विकास के नाम पर ही काम किया, बाकी ऐसा कोई काम नहीं किया। आए दिन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में एक नफरत का माहौल हम देखते हैं। तो इस पे बहुजन समाज पार्टी, आप इस विधानसभा पे से दो बार तीसरे नंबर पे रहे हैं, तो आप किस तरीके से सौहार्द और शांति बनी रहे इस पे सोचते हैं? भाई देखो, हम तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है और एक ही माँ के बच्चे हैं। एक नागनाथ है तो एक सापनाथ है। कैसे? क्योंकि दोनों ने भी कभी भी देखिए, संविधान ये सभी को समान अधिकार और हक दिलाने की बात करता है, मगर इन दोनों ने ही संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है और बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान खतरे में, अगर इस देश में अगर संविधान कोई बचा सकता है तो केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बचा सकती। और इस संविधान ही एक ऐसा तुम्हारा ग्रंथ है जो इस देश में सबको हक और अधिकार देगा, सबको न्याय, बराबरी का न्याय देगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो आपने बोले हैं कि भैया बेरोजगारी, अरे भैया ये तो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर रोजगार बढ़े, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि भैया ये किस तरीके से आर्थिक गुलामी बनी रहे। इनको जब तक हम लोग आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाएंगे, ये इनकी व्यवस्था तस की मस नहीं रहेंगी, तब तक ये हमको सुधारना नहीं चाहते हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। और ये संविधान जब बरोबर इस देश में देखिए, संविधान जब बरोबर चलेगा तो सबको न्याय बरोबर रूप से मिलेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। और इन्होंने शिक्षा में भी अभी बहुत सी सारी चीज़ें, 4 प्रकार की शिक्षाएं लाई इस देश में इन्होंने। अरे एक गरीब का बच्चा जो कॉर्पोरेशन में पढ़ता था, आज वो स्कूलें बंद हो चुकी है, स्कूलें बंद हुई है, वो गरीब का बच्चा वो स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। और हमने तो ये मांग रखी थी कि भैया उस जो कॉर्पोरेशन की स्कूलें बंद हो गई, महानगर पालिका की स्कूलें बंद हुई, उनको तुम इंग्लिश मीडियम में चालू करो, मगर इन्होंने ये काम नहीं किया है। अरे भैया, अगर जो गरीब का बच्चा अगर महानगर पालिका में पढ़ के अगर इंग्लिश मीडियम से आए तो वो आगे जरूर बढ़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा, मगर इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC का जो बच्चा है गरीब तबके का, वो कभी सामने नहीं आ सकता। इनकी यही मानसिकता रही है कि इनका खच्चीकरण किस तरह किया जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इनका खच्चीकरण करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया है। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने संविधान खतरे में है इस आधार पर पूरे देश में इलेक्शन लड़ा, पर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और काफ़ी सीट पे आप 2nd और 3rd नंबर पे भी रहे। तो इस संविधान के मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? सीताबर्डी का एरिया भी आपसे लगा हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा कि आए दिन हम बर्डी एरिया में एक्सीडेंट की खबरें सुनते हैं, संविधान चौक लग के है, इन मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? भाई देखो, जो कांग्रेस ने है ना, जो बोली कि संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, तो और भारतीय जनता पार्टी बोलती कि हम बचाएंगे संविधान को, मगर मैं ये पहले ही आपको कह चुका हूँ, इन्होंने केवल संविधान के नाम से अपना वोट बैंक बढ़ाया है। और हमारी जो जनता है, जनता SC ST OBC की और माइनॉरिटी की इतनी भावुक थी कि भैया अगर संविधान अगर खतरे में आ गया तो इनको इस देश से बहुत निकाला जाएगा और इस देश में इनकी व्यवस्था बहुत ख़राब की जाएगी। मगर मैं ये पहले भी भाई कह चुका हूँ कि मैं अगर इस देश में अगर कोई बचा सकता है इस संविधान को तो बहुजन समाज पार्टी ही बचा सकती है। इन्होंने तो कभी जातियों के नाम से दंगे किए हैं और बहुत से ना जाने कितने षड्यंत्र कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम जो लोकसभा में कांग्रेस ने संविधान खतरे में है ये बोल के भावुक करवा के हमारे वोटों का हरण किया है, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये केवल अपने वोटों का हरण करेंगे और इनको आज जो उन्होंने वोटों का हरण किया है इनको उसकी कीमत नहीं है। हमारे लोगों को पूछा नहीं जाता कि भैया तुमने अगर वोट दिए हो तो भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया हो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए संसद में बोलेंगे, तुम्हारे लिए रास्ते पे आएंगे। मैं अभी आपको एक बताना चाहता हूँ, ये जो वर्गीकरण उप वर्गीकरण का मुद्दा हुआ है तो इसमें इन्होंने कांग्रेस ने चुप क्यों बैठी है? और क्या राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई थी? तब दही जम गई थी क्या? सबसे पहले तेलंगाना में उनकी सरकार आई तो उन्होंने लागू किए वर्गीकरण उप वर्गीकरण का मामला।
क्या ये अभी अभी देश अभी संविधान खतरे में नहीं है? अरे इनका काम है एकदम चुपचाप बैठना, आरक्षण को किस तरह खत्म किया जाए और यहाँ के जो गरीब तबका है बहु SC ST OBC का, इनको किस तरह खत्म किया जाए। ये मामला हमेशा से चलते हुए आया है, हजारों सालों से चलते आया हुआ है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को किस तरह खच्चीकरण किया जाए, इनका सर्वनाश किया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में भी एक आरोप हमेशा से लगता है महाराष्ट्र में कि अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाई। आप जैसा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, पर जो अंतर्गत एक बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगता है कि वो BSP ने आज तक महाराष्ट्र में रिजल्ट क्यों नहीं दे पाई जब तीसरे नंबर पे आती है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। देखो जनता ने कभी भी हम पे विश्वास नहीं किया है, जबकि हम बताते हैं कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी और सर्वजन के लिए के हित के लिए हम काम करते हैं। आज आप लखनऊ में जाके देखिए, बहन जी ने सर्व लोग सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए उन्होंने व्यवस्था करके रखी थी जब उनकी सरकार थी, और वहाँ पर इतना डेवलपमेंट की बहन जी ने कि हम आप सिर्फ एक बार आप जाके देखिए यूपी में कि क्या विकास नहीं की करके बहन जी ने। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस और BJP है, ये नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में हमारी कोई आमदार और हमारी सरकार बने। ये तो केवल हमें भ्रमित पैदा करते हैं इन लोग, हमारे ही लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि भैया तुम्हारी सीटें नहीं आ सकती, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, BJP में आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ। मगर क्या केवल इस देश में दो ही पार्टियां हैं और इस महाराष्ट्र में क्या केवल दो ही पार्टियां हैं जो BJP और कांग्रेस को, कभी BJP कभी कांग्रेस, केवल ये दो ही पार्टियां हैं जो इनको चुना के रख, तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं तीसरा ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी को। सिर्फ एक बार आप चुनकर लाकर देखिए, और यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो विकास की बात है और जो रोजगार और शिक्षण का और स्वास्थ्य का, नहीं अगर इनके प्रॉब्लम हम समस्याओं का समाधान करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं। अंत में मेरा यही सवाल रहेगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चेज हैं, मस्जिदें हैं, हम देखते हैं जैन समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है, इनके क्या वोट अपील करेंगे? आप तीसरे नंबर पे रहे हैं, चाहे वो सन 2014 रहे या 2019 रहे, आप तीसरे नंबर पे रहे, किस तरीके से मुद्दे लेते, लोग आपको क्यों चुने? हमारा संविधान ही कहता है ना कि सभी धर्म के लिए समान रूप से समान अधिकार है, ठीक है। और अगर हम आते हैं, अगर हमको अगर देना है आपको वोट, तो आप निश्चित तौर पे ये गारंटीड है कि हम आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। हम चाहे ना हम मुस्लिम देखते हैं, ना जैन देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं, हम हर किसी के लिए हम दौड़ना चाहते हैं। हमसे इसीलिए तो ये जो कांग्रेस और BJP है केवल अम्बेडकरी जनता के नज़रों में आ चुकी है कि इनको किस तरह ख़त्म किया जाए, तो इन्होंने इसीलिए हमेशा से उनको भ्रमित किया है। चाहे जैन समाज हो, सिख धर्म हो और मुस्लिम धर्म हो, इनको हमेशा भ्रमित किया है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। मगर मैं बताना चाहता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों को, जैन भाइयों को, सिख भाइयों को, ये तुम्हारी कभी रक्षक नहीं हो सकती। तुम्हारा अगर कोई रक्षक है तो संविधान है, और संविधान को बचाने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे विश्वास है कि जैन, सिख और मुस्लिम समाज मुझे वोट करेगा और यहाँ से मुझे विधानसभा, मुंबई के विधानसभा में बैठा लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता के, पश्चिम नागपुर की जनता पे और यहाँ के सभी धर्म के लोगों पे मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास के साथ जीत का एक दावा ठोकते हुए प्रकाश गजभिये जी, जो पश्चिम नागपुर से आते हैं और एक जीत का दावा पेश कर रहे हैं। 1957 में गठित हुई ये विधानसभा, AB वर्धन से लेके तो सुशीला बलराज, हम देखते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज विनोद पाटिल से लेके तो देवेंद्र फडणवीस जी भी यहाँ से विधायक चुन के गए हैं। आगे जब आते हैं तो सुधाकर देशमुख BJP से और विकास ठाकरे कांग्रेस से, कभी कांग्रेस और कभी BJP, इन्होंने यहाँ से विधायक की जीत का दावा पेश किया है और वो जीत के हाउस में गए हैं। ये जो विधानसभा है पश्चिम से, 2 बार BSP यहाँ से सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रही है। अब हम देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया से।